हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 4 जो हमारा सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है। तो उसमें 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो चौथा टॉपिक उसमें दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी एजुकेशन, यानी सामुदायिक शिक्षा में गणित का महत्व। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है सामाजिक और सामुदायिक जीवन में गणित, यानी मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी एंड सोशल लाइफ। तो कुछ परिभाषाएं आप लोगों की यहाँ पर 2 दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी अगर ये पूछा जाए ये जो नेपोलियन की जो परिभाषा है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको सामाजिक मूल्य के बारे में परिचय करवाती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी परिभाषा है बैंक की, यदि गणित रूपी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। तो ये हमारी बैंक की परिभाषा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों परिभाषाएं हैं। नेपोलियन की जो है सामाजिक मूल्य से रिलेटेड है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। बैंक के अनुसार अगर गणित रूपी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, व्यापार और लेन देन। समाज में व्यापार, उद्योग, बाजार, आय व्यय सभी पूर्ण रूप से गणित पर ही निर्भर होते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो भी व्यापार चलता है, जो फैक्ट्री है, उद्योग है, या बाजार में हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं, या आय व्यय है, संपूर्ण जो है मैथ पर ही निर्भर है, कैलकुलेशन पर ही निर्भर है। अब अगर दैनिक दिनचर्या के बारे में बात की जाए, उठने से सोने तक, या कब उठना है, कब ऑफिस जाना है, सब गणित पर ही आधारित है। क्योंकि जो हमारी घड़ी का सिस्टम है, कब उठना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम हम लोगों को ऑफिस जाना है, कितनी देर में ऑफिस पहुंचना है, यानी सारा जो चीज़ डिपेंड है वो हमारी मैथ्स पे ही डिपेंड है। छोटे व्यवसाय जैसे मजदूर का हो गया, रिक्शा चालक, सब्जी वाला, बढ़ई, रोजी रोटी के लिए गणित आवश्यक है। यानी रिक्शा चालक है तो उसे भी पैसा गिनना है, रुपए गिनने हैं, या कैलकुलेशन करनी है कितना रुपए उसने दिया, कितना उसको चाहिए, तो उसके लिए मैथ्स की ज़रूरत है। फिर है सामाजिक व्यवस्था। गणित की प्रगति के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना बिगड़ जाएगी। यानी कोई भी चीज़ है, व्यापार या लेन देन है, दैनिक दिनचर्या है, या छोटे व्यवसाय हैं, सभी में हम लोगों को मैथ की ज़रूरत पड़ती है। बालक का जीवन मुख्य रूप से 2 माध्यम में बीतता है, एक प्रकृति में, एक समाज में। जैसे स्कूल में भी हो जाता है, तो स्कूल जो विद्यालय है वो भी समाज का एक छोटा रूप होता है, और उसका 2 ही जगह जीवन बीतता है, एक प्रकृति में, एक समाज में। ये 2 परिभाषाएं आपकी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की जो सामाजिक मूल्य के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक का क्या है, रीढ़ की हड्डी अगर निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। मैथ हमारी व्यापार, लेन देन, दैनिक दिनचर्या, छोटे व्यवसाय और सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अगला है सामुदायिक शिक्षा के माध्यम, मीडियम्स ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन। सामुदायिक शिक्षा के 3 प्रमुख माध्यम है, एक प्रकृति है, एक समाज है और एक उद्योग है। तो इसमें जो सबसे पहले प्रकृति को देखते हैं। सूर्य चंद्रमा की दिशा को गणित से समझा जा सकता है। यानी जो सूर्य और चंद्रमा की दिशा है उसको हम लोग कैसे समझते हैं, मैथ से समझते हैं। उनके बीच की दूरी को कैसे समझते हैं, मैथ से ही समझते हैं। ऋतुओं और वर्षा का ज्ञान गणित द्वारा ही संभव है। यानी ऋतुएं हैं या वर्षा कब आएगी, कितने महीने बाद आएगी, ये इन सब का जो नॉलेज होता है वो हमको मैथ से ही होता है। बालक का जीवन मुख्यतः प्रकृति में ही बीतता है। जो मुख्यतः बालक का जीवन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रकृति और समाज में बीतता है। तो बालक का जो जीवन है वो प्रकृति में बीतता है। नेक्स्ट ऑप्शन मतलब दूसरा जो है वो हमारा समाज है, सोसाइटी। घर बनाने में माप और गणना है। अगर हम लोग घर बनवाते हैं, कितना स्क्वायर फीट में कमरा बनवाएंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, तो उसमें हमारी मैथ्स की ही ज़रूरत पड़ती है। लेन देन, शादी उत्सवों का आय व्यय हिसाब, तो इसमें भी लेन देन में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। शादी उत्सव अगर हम लोग करते हैं तो उसमें किस तरीके से खर्चा होगा, उसको जो हम लोग बंटवारा करते हैं वो भी हमारा सब मैथ्स पे ही डिपेंड करता है। अब बालक का जीवन मुख्यतः समाज में बीतता है। दो चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है, बालक का जीवन प्रकृति और समाज में बीतता है। फिर तीसरा है उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार। कोई भी उद्योग लगाएंगे तो उससे पहले हमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितना पैसा चाहिए, कितनी चीज हमको मशीनें चाहिए, उसमें कितना खर्च करना है, कितने मजदूर रखने हैं, यानी मैथ्स ही उसका आधार है। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार होता है। उद्योग संचालन पूर्णतः गणित पर ही निर्भर होता है। जो गणित उद्योग का संचालन है, मजदूरों को उनके सैलरी देनी है, वो सारी चीज़ें जो है गणित पर ही डिपेंड करती हैं। सामुदायिक शिक्षा का व्यवहारिक स्तंभ, यानी ये जो है सामुदायिक शिक्षा का व्यवहारिक स्तंभ होता है हमारा उद्योग। तो 3 चीज़ें होती हैं सामुदायिक शिक्षा के माध्यम में, एक प्रकृति, सूर्य चंद्रमा की बीच की दिशा, उनके बीच की दूरी, ऋतुओं में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें मैथ से ही पता चलती हैं। समाज की बात की जाए, घर बनाने में, लेन देन में, शादी उत्सव करने में, ये हमें जो है मैथ्स पर ही डिपेंड रहती हैं। और उद्योग जो है यानी इंडस्ट्री, लघु एवं कुटीर उद्योग है या उद्योग का संचालन है, वो सारा हमारा मैथ्स पर ही डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक, कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन कम्युनिटी मैथ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लचीला पाठ्यक्रम। मैथ का जो है पाठ्यचर्या या पाठ्यपुस्तक है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम बड़ा लचीला होता है। बालक की रुचि और आवश्यकता, जो गणित बालक की वर्तमान आवश्यकता और रुचि के अनुसार हो वही पढ़ाया जाए। मान लीजिए क्लास 4 में अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो जो उनकी आवश्यकता है क्लास 4 के हिसाब से, जिसमें उनका इंटरेस्ट है वही पढ़ाना है। अब मान क्लास 4 के बच्चे को अगर क्लास 1 की नॉलेज दी जाएगी तो उसे बोर लगेगा, तो उसकी रुचि नहीं आएगी। तो जो बच्चे का स्टैंडर्ड है, जो बच्चे का लेवल है, उसी के हिसाब से जो उनका सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, उसी के हिसाब से, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों में प्रश्न वास्तविक जीवन से संबंधित हो, कृत्रिमता ना हो, यानी जो क्वेश्चंस हो वो वास्तविक जीवन से हो, जो वो स्कूल में सीखे उसको अपने घर पर यूज कर सके, इस तरीके का हमको सिलेबस बनाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, पहले प्रश्नों का क्रम जो है सरल होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उनको जो है कठिन क्वेश्चंस देने चाहिए। मान लीजिए पहले जोड़ सिखाना है तो 1 अंक का सिखाएंगे इस तरीके से, फिर 2 अंक का सिखाएंगे ऐसे, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर घटाना, फिर गुणा, यानी एक जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमको, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सिखानी है, सरल से कठिन की ओर जाना है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल 2-3 चीज़ें थी, वो आप लोगों से हम लोगों ने डिस्कस की। अब कुछ क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए गए गणित को कक्षा में कैसे लेना चाहिए, एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक अशिक्षित है, मतलब वो पढ़ा लिखा दुकानदार नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ हम लोग कोई भी व्यापार करते हैं या उससे कोई सामान खरीदते हैं तो जिस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है, रुपए वापस करता है, रुपए लेता है, तो उस चीज़ को एक व्यवहारिक रूप में, एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। जहां पर भी रटने की चीज़ आ जाएगी वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए कौन से मूल्यांकन उपयोगी है, तो वास्तविक जीवन से अगर बनाना है तो क्षेत्रीय भ्रमण, यानी फील्ड में जब जाएंगे तभी आसपास की चीज़ों से जुड़ेंगे। सर्वेक्षण, सर्वे करवाने से, अब परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क देने से ही हम लोग जो है वास्तविक जीवन से बच्चों को जोड़ सकते हैं। छात्र मानते हैं कि गुणन से सदैव बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसे कैसे गलत सिद्ध करेंगे। अगर जैसे कोई छात्र है वो सोचे कि गुणा करने से हमेशा बड़ी ही संख्या प्राप्त होती है, तो कैसे उसको दिखाएंगे, ग्रिड पेपर पर। जब भी गुणा की बात होगी ग्रिड पेपर पर, अब वहाँ पर दिखाएंगे 0.2। जब भी दशमलव में गुणा की बात होगी तब हम लोग ग्रेड पेपर का यूज करेंगे। 0.2 और 0.3 की गुणा करके हम लोग उसको दिखाएंगे कि गुणा से सदैव बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और कैसे मतलब गलत सिद्ध करना है तो इनकी गुणा करके हम लोग उसको गलत सिद्ध करके दिखाएंगे। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए क्या आवश्यक है, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता, अवधारणात्मक समझ और योग्यता, यानी जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसको हम लोग वास्तविक जीवन से जोड़कर तब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। फिर है खोज परक उपागम, यानी ह्यूरिस्टिक अप्रोच, काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच का उपयोग क्यों किया जाता है, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। खोज परक यानी बच्चों को कुछ इस तरीके का एक्टिविटी दे देनी चाहिए जिससे वो अपने आप से खोज कर उसका आंसर निकालें, या खोज कर कोई ऐसा फील्ड वर्क दे देना चाहिए जहाँ पे उनको खोजने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़े। तो इस तरीके से उसके अंदर निश्चित प्रकार की एक सोच और तार्किकता विकसित होती है। नेक्स्ट है भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कैसे करेंगे, तो आसपास की वस्तु को भिन्न भागों में पहचान कराकर जो आसपास वस्तुएं उपस्थित हैं उनको भिन्न में पहचान कराएंगे। दूसरा, एक जो ग्रिड पेपर या कागज जो होता है उसको हम लोग पट्टी, कागज की पट्टी हम लोग कह सकते हैं, उस पर हम लोग इस तरीके से बच्चों को भिन्न के बारे में बताएंगे, आधा आधा बांट कर, एक तिहाई बांट कर या 1/4 बांट कर। बच्चा 1/2 1/3 बराबर 2/5 लिखता है, यानी उसने 1/2 लिखा प्लस 1/3 लिखा। अब उसने अंश और अंश जोड़ दिया 2, हर और हर जोड़ दिया 2/5। तो क्या उसके अंदर कमी है, यानी उसके अंदर एलसीएम की अवधारणा अभी डेवलप नहीं हुई। एलसीएम की अवधारणा डेवलप करनी होगी, क्योंकि 1/2 और 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 3 और 2 5, यानी 5/6 ऐसे होगा। तो एलसीएम की अवधारणा उसको विकसित करनी पड़ेगी। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए परिस्थितियों को क्या कहते हैं, तो कोई भी नया प्रकरण पढ़ाएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रस्तावना होता है। कोई भी चीज़, नई चीज़ पढ़ाएंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना बनाएंगे, पुराना जो उसका नॉलेज है उससे हम लोग नए नॉलेज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर गणित की उन्नत देश की संपन्नता से संबंधित है या कौन सा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक सामाजिक मूल्य है, नेपोलियन के द्वारा इसको बोला गया था और ये सामाजिक मूल्य है। एक विद्यालय अध्यापक से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है, तो बजट बनाना ये विद्यालय अध्यापक का कार्य नहीं है।
मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गणित का जो सर्वाधिक उपयोग है वो सामाजिक तौर पर होता है और आर्थिक गतिविधियों में। सबसे ज़्यादा तो आर्थिक गतिविधियों में होता है और सामाजिक तौर पर भी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सामाजिक तौर पर भी गणित का प्रयोग होता है। एक छात्र पुस्तक के चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, यह क्या दर्शाता है? तो अगर कोई पुस्तक है उसके चारों ओर लाइन खींच रहा है, तो चारों ओर जब इस तरीके से खींचेगा तो क्या होगा, ये परिमाप हो जाएगा हमारा। विद्यार्थी गिलास से भरे पानी को ग्लास का आयतन बताता है, उसे क्या स्पष्ट नहीं है? यानी जब ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बता दिया तो क्या उसे स्पष्ट नहीं, आयतन की इकाई यानी यूनिट ऑफ वॉल्यूम उसको स्पष्ट तरीके से नॉलेज नहीं है। फिर है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? तो एक अध्यापक के लिए बच्चों को ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि रटने वाली चीज़ों पर हमें फोकस करने नहीं करना है, जो चीज़ें वो स्वयं से खोजे ऐसी चीज़ों पर हमें फोकस करना है। कक्षा में अच्छा संबंध विकसित करने के लिए गणित अध्यापक क्या करे? तो गणित अध्यापक क्या करेगा? व्यक्तिगत ध्यान देगा। कोई भी अगर स्टूडेंट है उसके साथ जुड़ के व्यक्तिगत ध्यान देगा तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। फिर है सामुदायिक शिक्षा में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग व दैनिक जीवन में संख्या संबंधित समस्याओं को शीघ्रता से हल करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बालक का जीवन मुख्य रूप से किन दो माध्यमों से बीतता है? तो प्रकृति और समाज में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। गणित में गणना कौशल कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो क्रियाकलाप है वो करा के गणना संबंधी कौशल को बढ़ाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रगति के अभाव में क्या बिगड़ जाएगा? तो गणित की प्रगति के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने तीनों चीजों के बारे में, प्रकृति के बारे में पढ़ा, समाज के बारे में पढ़ा और उद्योग के बारे में पढ़ा। तीनों जगह हम लोगों को मैथ की जरूरत पड़ रही है। अगर मैथ नहीं होगा तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और संरचना हमारी जो है खराब हो जाएगी। तो ये जो हम लोगों का चौथा टॉपिक था जो हमारे सिलेबस में दिया गया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।